मेरा नाम अशोक है और मैं एक बैंक कर्मचारी हूँ। मैंने बैंक से जैसे तैसे घपला करके अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया है, लेकिन अब मेरा हाल कुछ ऐसा हो चुका है कि ये पैसा मेरे किसी काम नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे एक बीमारी हो चुकी है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना तो डॉक्टरों के पास है और ना ही किसी हकीम के पास। मुझे कुछ ऐसी बीमारी हुई है जिसमें मेरा वज़न लगातार घटता ही जा रहा है। 1 महीने पहले जहां मेरा वज़न 80 किलो के आसपास हुआ करता था, वहीं अब मेरा वज़न 50 से 55 किलो के आसपास रह गया है। और डॉक्टरों का कहना है कि अगर इसी तरह से मेरा वज़न घटता रहा तो मैं 1 1.5 साल के अंदर ही मर जाऊंगा। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, देश विदेश घूम चुका हूं, लेकिन इस बीमारी का मुझे कोई इलाज नहीं मिला है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने ऐसी बीमारी पहली बार देखी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। मेरे पास बचने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। आप कर भी क्या सकते हैं जब डॉक्टर ही हाथ खड़ा कर दें। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन वो पैसे किस काम के जो मेरी जान बचाने में मेरे काम ही नहीं आ रहे। इसलिए अब मैंने अपनी नौकरी से भी इस्तीफ़ा दे दिया है और अब मैं किसी ऐसी जगह पर अपनी बची हुई ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ जहाँ पर ये शहर का शोर शराबा ना हो। कोई ऐसा गांव जो कि बिल्कुल सुनसान हो, जहाँ पर कम लोग रहते हों और उस गांव में मैं प्रकृति को देख सकूं, क्योंकि लगभग 20 से 25 साल काम करने के बाद मैंने नेचर को जैसे देखा ही नहीं। लेकिन अब बची हुई ज़िंदगी मैं हिमाचल प्रदेश में बिताना चाहूँगा, ऐसे गांव में जहाँ पर लोग ज़्यादा आते जाते ना हों और कम लोग हों। छोटा सा गांव हो जहाँ पर मैं बड़े बड़े पहाड़ों को, नदियों, झरनों और प्रकृति को देख सकूं। ऐसे ही गांव की तलाश में मैं निकल पड़ा था हिमाचल प्रदेश की तरफ। और हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा गांव भी मुझे मिल गया जो कि एक पहाड़ी पर बसा हुआ था। वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, यही लगभग 200 से 300 लोग उस गांव में रहा करते थे। गांव बहुत छोटा सा था और उस गांव में ज़्यादा लोग मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करते थे। मैंने वहीं पर एक छोटा सा घर बनवाया और उस घर के अंदर रहने लग गया। उस गांव में रहते हुए मुझे लगभग 1 महीना बीत चुका था। शाम के समय उस गांव में मैं घूमने के लिए जाता, दिन में मैं पहाड़ियों पर भ्रमण करता और इसी तरह से मैं प्रकृति को देख रहा था। लेकिन मेरी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और जहां मैं 55 किलो का था, अब वहां मेरा वज़न 35 से 40 किलो के आसपास रह गया था। गांव वाले लोगों से मैंने कई बार पूछा था कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज है, तो उन लोगों ने बताया कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है और ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि तुम्हें ये बीमारी हुई है। और अब धीरे धीरे करके मुझे अपनी मौत नज़दीक नज़र आ रही थी, क्योंकि मेरा वज़न लगातार घट रहा था, मेरे शरीर में कमज़ोरी लगातार बढ़ती जा रही थी और अब मुझे तलाश थी कुछ ऐसी जगह की जहाँ पर मैं अपनी जान बचा सकूँ। इस बीमारी का इलाज किसी भी तरह से मुझे करना तो था ही, क्योंकि जब आपकी जान पर बनी हो तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। भले ही मुझे पता था कि मेरे पास लगभग 1 साल या 1.5 साल का समय है, लेकिन अभी भी मैं ये सोचा करता था कि 1 साल का समय तो मेरे पास है ना। हो सकता है कि इस 1 साल के समय में मैं कुछ ऐसा ढूंढ पाऊँ जिससे मेरी इस बीमारी का इलाज हो सके। इसलिए मैंने उस गांव के आसपास घूमना शुरू कर दिया। मैं दिन में आसपास के गांव में घूमता और जहां पर बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको गांव वाले ज्ञानी मानते हैं, कुछ महात्मा, कुछ तांत्रिक, कुछ विद्वान, कुछ औषधीय विशेषज्ञ, जिनसे मैं बार बार पूछा करता था क्या मेरी इस बीमारी का कोई इलाज हो सकता है। और बार बार वो यही कहा करते कि तुम्हारी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जो समय बचा है उसे तुम आराम से जियो, क्योंकि 1 से 1.5 साल में तुम मर जाओगे। जब लोगों के मुंह से मैं ऐसा सुना करता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगा करता, क्योंकि 1 1.5 साल के अंदर जो आदमी मरने वाला हो उसे क्या ही प्रकृति अच्छी लगेगी और क्या ही लोग अच्छे लगेंगे। और अब इसीलिए मैं एक ऐसी जगह पर जाना चाहता था जहाँ पर मेरी इस बीमारी का इलाज मिल सके। गांव के कुछ लोगों ने कहा था कि अगर तुम हिमालय की तरफ जाओ तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ तुम्हें मिल जाएं जो कि तुम्हें बचा सकती हैं। और जब लोगों से मैंने ऐसा सुना कि हिमालय में कोई जड़ी बूटी ऐसी मिल सकती है जिससे मेरी जान बच सकती है, तो मैं हिमालय की तरफ बढ़ने लगा।
रात दिन मैं हिमालय की तरफ चलता। आसपास जो गांव मिलते, रास्ते में जो गांव और जो जगह मिलती, वहां पर मैं रुक जाता था। इसी तरह चलते चलते लगभग 1 महीना बीत चुका था और 1 महीने बाद मैं एक ऐसे गांव के अंदर पहुंचा जहां का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। क्योंकि जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां के लोग रात में 8-9 बजे के आसपास एक जगह पर इकट्ठा बैठे हुए थे। आखिर ऐसा कौन सा गांव होता है जहां के लोग एक जगह पर बैठे हों, और वो भी रात के समय में। मैं वहां पर पहुंचा था तो वहां पर मुझे रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लोग रो रो कर, बिलख बिलख कर एक लड़के को समझाने की कोशिश कर रहे थे, और वो लड़का भी रो रो कर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने गांव के लोगों से पूछा इस लड़के को क्या हुआ, तो उस गांव के मुखिया ने मुझे बताया, श्राप लग चुका है इस लड़के को, ये लड़का नहीं बचेगा। और इसके बाद मैंने उस गांव के मुखिया से कहा, कैसा श्राप, क्या हो चुका है इस बच्चे को, क्यों नहीं बचेगा ये उस पहाड़ी पर चला गया, उस पहाड़ी पर जो जाता है जिंदा नहीं बचता। और इसके बाद मैंने उस मुखिया और गांव वालों से पूछा था कि आखिर ऐसा क्या है उस पहाड़ी पर कि वहां पर जो भी जाता है जिंदा नहीं बचता। तो गांव वालों ने मुझे बताया कि उस पहाड़ी पर एक श्राप लगा हुआ है, ऐसा श्राप कि अगर उस पहाड़ी पर कोई कदम भी रख दे तो उसके बाद वो 24 घंटे के अंदर मर जाता है। और उस पहाड़ी पर आज तक जितने भी लोग गए हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, सभी के सभी मारे गए। कितने भी प्रयत्न कर लो, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर वो आदमी मर जाता है। और अब ये लड़का भी उसी पहाड़ी पर चढ़कर आ रहा है, अब ये भी जिंदा नहीं बचेगा। तो मैंने गांव के मुखिया से पूछा था कि जब सभी को पता है कि उस पहाड़ी पर श्राप है और वहां पर जाने से कोई बचता ही नहीं, तो ये लड़का उस पहाड़ी पर क्यों गया था। तो गांव के मुखिया ने कहा, जान किसे प्यारी नहीं होती, जान बचाने के लिए गया था। उस पहाड़ी पर एक ऐसा फूल खिलता है कि अगर कोई भी उस फूल को खा ले तो किसी भी प्रकार की बीमारी उसकी ठीक हो जाती है। इस लड़के को भी मिर्गी की बीमारी थी और इसका किसी भी तरह से कोई भी वैद्य इलाज नहीं कर पाया, और उस फूल को खाने के लिए ये लड़का उस पहाड़ी पर चला गया। मैंने जब उस मुखिया की बातों को ध्यान से सुना तो और कुछ बात मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ गया कि उस पहाड़ी पर ऐसा फूल खिलता है जिसको अगर कोई भी खा ले तो उसकी किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो सकती है। और इसीलिए मैंने उस मुखिया से कहा था, क्या मैं उस पहाड़ी पर जा सकता हूँ। जब मैंने गांव के सामने ये बात कही तो मानो वो गांव जैसे मेरे ऊपर भड़क गया। गांव वालों ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, ये लड़का मरने वाला है, 24 घंटे के अंदर इस लड़के की मौत हो जाएगी, और तुम भी उस पहाड़ी पर जाना चाहते हो, मरना चाहते हो, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं। लोगों ने बहुत कड़वे कड़वे शब्द कहे थे मुझसे, लेकिन उनको नहीं पता था कि अगर मैं उस पहाड़ी पर नहीं गया तो वैसे भी 1 से 1.5 साल के अंदर मैं मरने ही वाला हूँ। कौन सा मैं जिंदा रहूँगा। लेकिन मेरे पास अब एक उम्मीद जाग चुकी थी कि अगर किसी भी तरीके से मैं इस पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर वो फूल तोड़ लूं और उसको खा लूं तो मेरी ज़िंदगी बच सकती है। और जो आदमी मर रहा हो उसके लिए अगर कोई छोटी सी भी किरण दिखे तो वो उस किरण के पास पहुंचना चाहेगा, चाहे उस तक पहुंचने के लिए उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। और अब मैं भी जाना चाहता था उस पहाड़ी के ऊपर। गांव वालों से मैंने आराम से पूछा था कि आखिर उस पहाड़ी को श्राप कैसे मिला, कौन रहता है उसके ऊपर, और क्या चीज़ है जो कि लोगों को मार देती है। उन गांव वालों ने मुझसे कहा था कि आज तक किसी को नहीं पता कि उस पहाड़ी के ऊपर क्या है, बस लोग इतना जानते हैं कि अगर आप उस पहाड़ी के ऊपर गए तो मारे जाओगे। इसलिए कोई भी गांव वाला उस पहाड़ी पर जाने की हिम्मत नहीं करता। और अब मुझे भी उन गांव वालों ने उस पहाड़ी पर जाने से रोक लिया था। मैं भी रात के टाइम वहीं पर रुकना तो चाहता था, लेकिन मौका देखते ही एकदम से मैं वहां से भाग निकला, क्योंकि मुझे उस पहाड़ी पर जाना था। वो पहाड़ी उस गांव से साफ साफ नज़र आ रही थी। उस पहाड़ी का माहौल कुछ दूर से अलग सा ही दिख रहा था, मानो उस पहाड़ी पर अजीबोगरीब पेड़ लगे हुए हों जो कि इस इलाके में आम तौर पर नहीं पाए जाते।
लेकिन भाग कर के जब रात के समय मैं उस पहाड़ी के पास पहुंचा था तो मैंने उसके और पास देखा। वहां पर देखने पर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जिससे ये पता लग सके कि ये पहाड़ी श्रापित है और यहाँ पर कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं। धीरे धीरे करके मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन जब मैं उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो गांव वालों ने कहा था। वो पहाड़ी भी किसी साधारण पहाड़ की तरह ही थी जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। हालांकि उस पर चढ़ने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा कठिन था क्योंकि उस पहाड़ पर कोई रास्ता तो बना हुआ नहीं था। पत्थरों को पकड़ पकड़ कर मैं उस पहाड़ पर चढ़े जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उस आधे पहाड़ पर पहुंचा, धीरे धीरे करके मेरे शरीर में कमजोरी आने लगी। थकावट महसूस हो रही थी मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि पहाड़ पर जब आप चढ़ते हैं तो आप हैरान तो हो ही जाते हैं। थकान आपके शरीर में घर बनाने लगती है और इसीलिए मैं एक पत्थर पर उस पहाड़ के ऊपर बैठ गया। और जब मैंने वहाँ पर बैठे बैठे अपने हाथों को देखा तो मेरे हाथ एकदम से काले फिर चुके थे। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी गर्दन और यहाँ तक कि हो सकता है कि मेरा चेहरा भी काला हो चुका हो, क्योंकि मेरा पूरा शरीर उस पहाड़ी पर काला हो चुका था। जैसे ही मैंने अपने शरीर को देखा मैं एकदम से डर गया। मुझे डर लगने लगा कि कहीं जो गांव वालों ने कहा था वो सच बात तो नहीं, और क्या मैं इस पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते ही मर ना जाऊं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ, 1 साल बाद मरूं या आज मर जाऊं। लेकिन अगर मैं इस पहाड़ी पर ऊपर पहुँच गया तो हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी बच जाए। इसीलिए मैंने फिर से उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था। मैं उस पहाड़ी के लगभग ऊपर तक पहुँच चुका था, लेकिन तभी मैंने देखा कि 2 लोग एक पेड़ के पास बैठे हुए हैं और वो दोनों ही ऊपर से मुझे नीचे की तरफ घूरे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोग मुझे तब से देख रहे हों जब से मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ और इनकी नज़रें मेरे ऊपर ही हों। मैं धीरे धीरे करके उन लोगों के पास गया। दूर से तो वो मुझे साधारण इंसान ही नज़र आ रहे थे, लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उन दोनों का शरीर भी बिल्कुल काला था। और जैसे ही मैं उन दोनों के पास पहुंचा, वो दोनों मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। बहुत दिनों के बाद कोई आया है। उन दोनों की आवाज़ें, उन दोनों की हंसी बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मेरे हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए थे, मानो मेरा शरीर हिल ही नहीं रहा था। मेरा शरीर उनको देखते ही जैसे काम करना बंद कर चुका था। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मैं उस पहाड़ी से नीचे कूदकर भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जैसे जम सा गया था। उन दोनों के चेहरे इतने ज़्यादा डरावने थे कि मानो मैं वहीं पर मर जाऊंगा। और वो दोनों मुझे देखकर हंसे जा रहे, बस हंसे जा रहे। और एक कह रहा था कि बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा मिला है जो इस पहाड़ी तक ऊपर चढ़कर आया है। आ गया शिकार। बहुत दिनों के बाद। उनकी इन आवाज़ों को सुनकर और उनकी हरकतों को देखकर जैसे मैं बेहोश सा हो रहा था, लेकिन एकदम से वो दोनों न जाने कहाँ गायब हो गए। मुझे समझ नहीं आया। मैंने इधर उधर देखा। लगभग 10 से 15 मिनट तक मैं वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। न जाने वो दोनों ही शैतान कहाँ पर गायब हो गए थे। उन दोनों की आंखें इतनी ज़्यादा डरावनी थी, मानो अगर कोई नॉर्मल इंसान उनको देख ले तो वहीं पर उसका हार्ट फेल हो जाए। मैं भी तो नॉर्मल इंसान ही था और यही हाल मेरा हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वैसे भी तो मरने ही वाला था मैं, और इसीलिए मैं अब उस पहाड़ी पर आगे चढ़ने लगा। मुझे लग रहा था कि जिस तरह से ये शैतान गायब हुए हैं, आगे हो सकता है फिर से ये शैतान मुझे देखने के लिए मिल जाएं, और मैं अब इधर उधर देखते हुए कि कहीं वो शैतान मेरा पीछा तो नहीं कर रहे, कहीं वो शैतान मेरे आगे पीछे तो नहीं चल रहे, कहीं फिर से वो शैतान मुझे उसी तरह से तो नहीं देख रहे जिस तरह से वो मुझे तब देख रहे थे जब मैं पहाड़ी पर ऊपर चढ़ रहा था।
और अब उस पहाड़ी पर भी मानो एक सपाट सा रास्ता आ चुका था, ऐसा रास्ता जिसको इंसानों ने ही बनाया हो। मुझे भी लगा कि हो सकता है कि कुछ इंसानों ने कई वर्षों पहले इस रास्ते को बनाया हो, लेकिन उस रास्ते को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि मानो ये रास्ता वीरान पड़ा हो, क्योंकि अगर कोई रास्ता ऐसा होता है जहाँ पर लोगों का आवागमन नहीं होता तो वहाँ पर अक्सर झाड़ियाँ उगाती हैं, लेकिन ये रास्ता तो बिल्कुल क्लीन था, ऐसा कि मानो इस जगह पर हर रोज़ साफ सफाई भी होती हो और यहाँ पर इंसानों का आवागमन भी लगा रहता हो। मैं उस रास्ते के सहारे अब उस पहाड़ी पर ऊपर जा रहा था। यही 200 से 400 फीट रहा होगा, मैं उस पहाड़ी पर पहुंचने ही वाला था कि उस पहाड़ी पर एकदम से जोरों की चीख मुझे सुनाई थी। इस आवाज को सुनने के बाद जैसे मेरे पैर एक ही जगह पर रुक गए और उसके बाद मुझे लगभग 20 से 25 फुट आगे एक बहुत बड़ा काला साया नजर आया। वो काला साया धुएं की तरह था और उसकी आंखें मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आप किसी धुएं के अंदर एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके आंखों को देख रही हो, लेकिन वो आंखें काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आंखें किसी इंसान की हों, क्योंकि इंसानों की ऐसी आंखें नहीं होती। और एकदम से वो काला साया मेरी आंखों के आगे से जैसे ओझल हो गया। जिस तरह से वो दोनों लड़के गायब हुए थे, उसी तरह से ये काला साया भी गायब हो गया। और अब फिर से मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। मैं उस पहाड़ी के ऊपर ही पहुंच चुका था और उस पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच मुझे एक फूल खिला हुआ नजर आया। एक ऐसा फूल जिसका कलर गुलाबी कलर का था और वो फूल दूर से ही चमक रहा था, मानो संजीवनी बूटी हो। उस फूल को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा मानो रामायण में जो संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया है, कहीं यह वही तो संजीवनी नहीं जो कि इस पहाड़ी पर हो। लेकिन वो संजीवनी नहीं थी, वो फूल भी नहीं था, वो पौधा भी नहीं था, वो था एक पिशाच। जैसे ही मैं उस पौधे के पास पहुंचा था और मैंने उस फूल को तोड़ने की कोशिश की और जैसे ही मैंने अपने हाथ से उस फूल को पकड़ा था, वो फूल एकदम से एक पिशाच के रूप में बदल गया और उस पिशाच ने झट से मुझे पकड़ लिया। उसके बाद उस पिशाच ने मुझे वहीं एक पत्थर पर लिटा दिया और वो पिशाच मुझसे कहने लगा, क्या कहा था गांव वालों ने तुझे? यहाँ ऊपर एक फूल रहता है, जिस फूल को अगर कोई खा ले तो बीमार ठीक हो जाता है। कौन देखा था तुमने? वो बच्चा, वो गांव वाले? ना तो वहाँ कोई बच्चा था, ना कोई गांव वाले। वो सब मेरा माया जाल था जो तुम जैसे लोगों को बहला फुसला कर इस पहाड़ी तक लेकर आता है। ऐसे लोगों को जो अपना इलाज ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को इस पहाड़ी पर लेकर आता है और फिर वो लोग बनते हैं मेरा शिकार। और अब तुम भी उसी चंगुल में फंस चुके हो, तुम्हारी जिंदगी भी ख़त्म होने वाली है। और इसके बाद उस पिशाच ने मुझे पकड़कर मेरी गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। लाख कोशिश की थी मैंने बचने की, लेकिन मैं नहीं बच पाया। आप मेरी कहानी सुन चुके हो सके तो मुझे बचा लो, इस पहाड़ी पर आ जाओ। हो सकता है मैं तुम्हें यहाँ पर अभी जिंदा मिलूं। तुम आओगे ना? आप देख रहे थे बैक हॉरर। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। साथ ही अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो किसका वेट कर रहे हो यार? डिस्क्रिप्शन को खोलो, वहाँ पर मेरी ईमेल आईडी मिलेगी और ईमेल आईडी पर अपनी कहानी मुझे सेंड करो। हो सकता है कि अगली वीडियो आपकी कहानी के साथ ही बन रही हो। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी DM करके अपनी कहानी मुझे बता सकते हैं।